अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो यूके इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है कि अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे आपके मसले का कोई हल निकल सके। तो अभी हमारे पास आई थिंक एक कॉलर ऑलरेडी वेट कर रहे थे, मैं उनकी कॉल पहले ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई जी भाई। अच्छा तारिक भाई, वो मैंने ILR अप्लाई करनी है तो मैंने सुना है 10 अक्टूबर से कुछ फीस चेंज हो रही है। तो मैंने तो मेरी एंड ऑफ मंथ ख़त्म है तो ऑनलाइन बुकिंग करनी है। तो वो 11-12 तारीख को अगर बुकिंग करूं तो फीस जो मैं इस वक्त पे कर रहा हूँ वो होगी या फिर 10 के बाद कुछ फीस की चेंजिंग हो रही है? कोई प्लीज़ बता दें अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो। बड़ी मेहरबानी है आपकी। देखें, पहली बात यह है कि जो फ़ी चेंजेस 10 अक्टूबर से हो रही हैं वो ट्राइब्यूनल के अंदर हो रही हैं, जो लोग अपील्स करते हैं, यानी कि जो लोग फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल में अपील करते हैं या उसके बाद जो फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल से अपर ट्राइब्यूनल के अंदर परमिशन एप्लीकेशंस होती हैं उसमें चेंजेस आ रही हैं। आप इस वक्त अप्लाई करेंगे इमिग्रेशन रूल के अंदर एक एप्लीकेशन। सो जो 10 अक्टूबर से चेंजेस आ रही हैं वो ट्राइब्यूनल की हियरिंग्स के अंदर है, यानी कि अपील में है। यानी कि अगर आपका रिफ्यूज़ होता है और ह्यूमन राइट की आपको राइट ऑफ अपील मिलती है और आप उसको फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल में एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, तो वो जो पहले आप इस वक्त 140 पाउंड देते थे वो बढ़ के उन्होंने 800 पाउंड कर देंगे 10 अक्टूबर से। और उस पर भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि अगर आप फाइनेंशली अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक उसमें प्रोविज़न है, उसमें डिटेल में बात करूँगा कि आप लॉर्ड चांसलर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हमारी फ़ी माफ़ करें, बस हमारे पास पैसे नहीं। बट वो केस बाय केस होता है और आई थिंक उसमें डिटेल में मैं किसी और वक्त जाऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको ये समझा दूँ कि जो 10 अक्टूबर से चेंजेस आ रही हैं वो फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल की फीसिस के अंदर आ रही हैं। आप अप्लाई होम ऑफिस को करेंगे उसमें चेंजेस नहीं आ रही अनलेस एकदम अगले हफ्ते कोई और अमेंडमेंट आ जाए तो वो एक अलग बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बड़ी मेहरबानी है आपकी। जी मुझे 2 सवाल पूछने हैं। मैं असल में 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ और मेरे 3 बच्चे। मेरा 9.5 साल का है। तो हमारा असylum का केस था और हम नेट सपोर्ट भी ले रहे हैं। तो अभी हमारी हेयरिंग हो गई है और अपील जो है वो हमारे हक में अलाउ भी हो गई है, लेकिन वो असylum की नहीं हुई। असylum की उन्होंने डिसमिस कर दी और ह्यूमन राइट्स पे जो है उन्होंने हमें अलाउ की है। अब मुझे ये पूछना है कि एक तो वो जो कहते हैं कि ये फर्स्ट ट्राइब्यूनल से हुई है, दूसरी पार्टी जो है वो कितना टाइम होता है कि वो मतलब ये वेट करें कि वो आगे जाते हैं या नहीं। और उसके बाद ये है कि हम तो नेट सपोर्ट पे थे, तो अब हमें कौन सी लीव देंगे और उसमें आया मैं डिसेबल भी हूँ, कोई बेनिफिट्स वगैरह आगे हम ले सकते हैं यानी क्या, मतलब किस तरह का आगे हमें स्टेटस मिलेगा? क्योंकि हम तो पहले नेट सपोर्ट पे थे, asylum पे थे, लेकिन उन्होंने हमें दी ह्यूमन राइट्स बेस पे, बच्चे की बेस पे। ठीक है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखें, होता ये है कि जब आप किसी भी टाइप के असylum की कि जी मेरी लाइफ को ख़तरा है, आप अपील करते हैं तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन राइट का एलिमेंट भी उसमें आता है। यानी कि पहले वो असylum असेस करते हैं फिर ह्यूमन राइट। असylum का आपका केस वीक होगा, लेकिन क्योंकि आपके बच्चे को यहाँ 7 साल हो गए तो मे बी उस एस्पेक्ट के ऊपर जज ने आपके हक़ में फ़ैसला दे दिया। नहीं वो मुबारक हो आपको। तो अब होगा ये कि रफली, मैं एग्जैक्ट स्टैट्यूटरी लिमिट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ये जो ह्यूमन राइट के केसेस होते हैं जिसमें बच्चे को यहाँ 7 साल हो जाए उस पर आपको मिला हो, बहुत कम होम ऑफिस अब उसको चैलेंज कर रही है। पहले बहुत ज़्यादा करते थे, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी, अगर बच्चे को आप दे रहे हैं तो माँ बाप का भी साथ ही वीज़ा लगेगा। उसके बाद से होम ऑफिस ने एक स्टेप पीछे ले लिया है। तो 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा अगर होम ऑफिस ने चैलेंज किया यानी। लेकिन मुझे आपके केस में मेरिट नहीं पता, लेकिन जो इस टाइप के केसेस हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, स्पेशली आपकी बच्ची जो 9.5 साल की होगी है, यानी कि आपने कहा आपको यहाँ 10 साल हो गए, मीनिंग आपकी बच्ची यहाँ पैदा हुई थी, तो अनदर 6 मंथ्स के बाद वो वैसे भी एलिजिबल हो जाएगी फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए ब्रिटिश सिटीज़न। तो होम ऑफिस को कोई तुक नहीं बनती आपके केस को चैलेंज करने की, कुछ जब तक वो चैलेंज करेंगे और अगर आप किसी जज ने इजाज़त दे भी दी और हियरिंग आई, आपके बच्चे इंशाल्लाह उस वक्त तक एलिजिबल हो जाएगी ब्रिटिश सिटीज़नशिप की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उधर मुझे तुक नज़र नहीं आती। तो आई विश यू द बेस्ट, लेकिन मैं सिर्फ एक लॉजिकल बात कर रहा था। फिर आपने बोला तारिक भाई कि मेरी नैस सपोर्ट, ज़ाहिर बात है कि वो असylum के ऊपर आपको नैस सपोर्ट मिली थी, तो वो जब आप केस जीत जाते हैं, उनको पता चलता है, वीज़ा इशू हो जाता है, तो वो फिर आपको रेफ़र कर देते हैं सोशल सर्विसेज की तरफ। फिर आपको उनसे रब्ता करके अपने बेनिफिट्स क्लेम करने पड़ेंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि आपने कहा तारिक भाई कि मुझे जो वीज़ा मिलेगा, जो कि फैक्चुअल बात है, वो नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड मिलेगा, तो उसका क्या हल है?
देखिए उसमें दो चीज़ें, पहली बात ये कि आप होम ऑफिस को लिख सकते हैं जो आपकी सिचुएशन है, आप उनको वो एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि जी नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड, मेरे वीज़े में से कंडीशन हटाई जाए बिकॉज मेरे ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं हैं कि मैं विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड इस मुल्क के अंदर गुजारा कर सकूँ, एंड इट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माई चाइल्ड कि मुझे फ़ंड्स मुझे मिलें। तो वो फिर होम ऑफिस का डिसीजन है कि वो उसके ऊपर क्या करता है। लेकिन अगर नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड है और आप फिर भी फ़ंड लेते हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है कि अगर होम ऑफिस सख्ती आपके साथ करने की कोशिश करे, तो अभी तक देखने में आया कि एक्सटेंशन एप्लीकेशंस एंड सेटलमेंट एप्लीकेशन तक तो वो दे देते हैं, लेकिन जब कोई बंदा फिर नेशनलाइजेशन अप्लाई करता है तो वो कहते हैं जी आपने अपनी वीज़ा कंडीशन ब्रीच की थी क्योंकि आपने रिकोर्स किया पब्लिक फ़ंड को, तो हम आपको नेशनैलिटी नहीं देते, और फिर 10 साल आपको वेट कराते हैं। ये इस वक्त की सिचुएशन है। आया कल वो फॉर्मूला जो नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हैं उसको पीछे करके सेटलमेंट पे भी ले आएँ, कोई कुछ नहीं कह सकता, बट इस वक्त ये सिचुएशन है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आपका नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड का आता है वीज़ा इंशाल्लाह, तो आप उस पर फिर अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिक्वेस्ट करें कि होम ऑफिस को लिख के दे कि नहीं जी आप ये कंडीशन इसमें से हटाएं, और वो अपने सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करें एंड उधर से फिर अपने केस को आगे लेके चलें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी जी। हम लोग 2007 में यहाँ आए थे एज अ स्टूडेंट वीज़ा, और मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड वो डिपेंडेंट थे मुझ पर। तो हेलो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, पूछिए। हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग ने उसके बाद मैंने मतलब MBA करके PSW के लिए अप्लाई किया, और उसके बाद हमने बच्चों के बेस पे लगाया क्योंकि हमें 7 इयर्स हो गए थे यहाँ। तो होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो फिर हमने अपील की, तो अपील में भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आई मीन नहीं थ्रू नहीं हुई। तो फिर हम जुडिशियल रिव्यू में गए, तो वहाँ हम लोग विन कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप वापस लोअर कोर्ट में दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट ईयर 2017 जुलाई में हमें 10 इयर्स हो जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि ये लीगली काउंट होंगे ये जो हम लोग कोर्ट वगैरह गए हैं या ये सब कुछ, या फिर दोबारा से हमें दोबारा 10 इयर्स और करने पड़ेंगे इंडेफिनिट के लिए? थैंक यू सो मच। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जवाब दे देता हूँ। थैंक यू। देखें, पहली बात है कि जहाँ तक बात आती है लीगैलिटी की, कि ये जो क्योंकि एक 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस की मेन रिक्वायरमेंट है कि जो पूरा आपका पीरियड है वो कंटिन्यूस एंड लॉफुल होना चाहिए। जो आपने मुझे एक्सप्लेन किया इसकी मैं भी इसका आंसर देता हूँ, लेकिन पूरा केस बाकी से देखे बगैर मैं नहीं बता सकता कि आपका पूरा पीरियड लॉफुल है या नहीं। लेकिन मैं आपको वो एग्जांपल दे सकता हूँ जो एक दो दफ़ा हमारे साथ हुई है, दो डिफरेंट तरीके से। बंदे ने, आपके भी केस से बड़ा मिलता जुलता केस था, कि बंदे ने इन टाइम FLR FP डाली, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो रहा था, इन टाइम डाली कि जी मेरे बच्चे को यहाँ 7 साल हो गए। वो उन्होंने कोई 1.5 साल उस एप्लीकेशन पे लगाया, रिफ्यूज़ हुई और केस होम ऑफिस के पास चला गया। सॉरी, उन्होंने वो भी रिफ्यूज़ किया, फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल में हारे, फिर GR डाला। GR में आपकी तरह जज ने ये बोला कि रिकन्सिडरेशन होगी। अब उधर एक छोटा सा फ़र्क आ जाता है। अगर जज बोलता है कि रिकन्सिडरेशन होगी इस मेरिट के ऊपर केस के, यानी कि वो नया डिसीजन देंगे, तो फिर जो पिछला सारा पीरियड है वो ओवरस्टे काउंट करेंगे जब आप एक दफ़ा फर्स्ट स्टेट ट्रिब्यूनल से हार गए हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि JR के अंदर ट्रेजरी सोलिसिटर के साथ कोई डील मार ली जाए, जो हमने एक केस में किया था। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जी ये सारा पीरियड लॉफुल कंसिडर किया जाए ताकि बंदा क्वालिफाई हो गया 10 ईयर के ऊपर। वरना होम ऑफिस ये कहता है द मोमेंट आप फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल से केस हारे हैं, प्रोवाइडेड आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली थी, जब आप फर्स्ट ट्राइब्यूनल से हारे हैं केस और जो GR के अंदर आप गए हैं, वो सारा पीरियड हम ओवरस्टे में कंसिडर करेंगे। लेकिन होम ऑफिस कुछ केसेस में कहता है, कुछ में नहीं कहता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि यह मैं 2 सेकंड में आपको बता नहीं सकता। तो उसके लिए पढ़ने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, ये देखना पड़ेगा कि आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली नहीं डाली, फिर ये देखना पड़ेगा कि जिस बात पे आपको GR अलाउ हुआ है, आया जज ने बोला है कि जो ओरिजिनल डिसीजन है वो दोबारा लिया जाएगा। बिकॉज अगर जज ने बोला है कि ओरिजिनल डिसीजन दोबारा लिया जाएगा तो आपकी जो क्लॉक है वो वापस उधर चलेगी, मीनिंग आपका सारा पीरियड ऑटोमेटिकली लॉफुल बन गया। लेकिन अगर जज ने कहा कि नहीं बस मेरिट है केस में, रिकन्सिडरेशन होगी दोबारा, मीनिंग वो नया डिसीजन देंगे, तो वो कहेंगे जी अब ये हम डिसीजन दे रहे हैं, जो बीच का सारा पीरियड है हम उसको काउंट नहीं करते। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपने किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की, किस तरीके से जज ने अपनी उसकी बेसिस के ऊपर ऑब्जर्वेशन की जिस पे डिसीजन दिया। लेकिन होपफुली आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये बात पता होगी कि आपके 10 ईयर भी पूरे हो रहे हैं, तो दे वुड हैव मेड श्योर कि वो कोई इस टाइप की अरेंजमेंट करें
ग्राउंड्स के अंदर भी कि वो आपका पीरियड भी कवर हो जाए। अगेन डॉक्यूमेंट पढ़े बगैर मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आई विश यू द बेस्ट। आई नो बड़ा मुश्किल सा मैंने आपको जवाब दिया बिकॉज इसमें कोई ईजी आंसर नहीं, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता था आपको कि नहीं जी जब तक डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ सकता मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अब अगर वो समझ आई नहीं आई मैं बड़ा आपसे माफ़ी चाहता हूँ बिकॉज मैंने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मिसेस फैज है। मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है हमारे अपने इमिग्रेशन से रिलेटेड केस को लेकर। जी पूछिए। हमारी एप्लीकेशन जो है वो अभी होम ऑफिस के साथ है, पेंडिंग में है। और ये जो केस है वो मेरा बेबी के बिहाफ के ऊपर है, जो मेरा बच्चा यहीं पर बॉर्न हुआ है, अभी 14 मंथ्स का है। मैं स्टूडेंट वीज़ा पे थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे स्पाउस थे, बट जब बेबी हुआ तो ही वाज बोर्न विद लाइक ब्लड डिसऑर्डर। तो उसके फिर जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स और लेटर्स और फिर वो तमाम इश्यूज वगैरह कंसर्निंग जो भी आ गए कि हमारी ट्रैवलिंग बैक होम, बिकॉज हम जाना चाह रहे थे बट बच्चे को लेकर हम नहीं जा पाए। तो जो एप्लीकेशन हम लोगों ने फॉरवर्ड की वो बेबी को लेकर फॉरवर्ड कर दी है और वो गई है हमारी 28 मई को, क्योंकि 29 को हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था इस ईयर 2016 को। जी अभी 4 मंथ्स हो चुके हैं, वी हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम होम ऑफिस येट। बस को जो लॉयर्स हैं जिन्होंने केस को फॉरवर्ड किया है, दे से के चांसेस 50-50 हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता बिकॉज देयर आर नो मेडिकल एक्सपर्ट्स, वहाँ कोई बैठा हुआ नहीं होता। बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो ऐसी है कि वो यहाँ पे भी जो डॉक्टर्स वगैरह ने देखा उन्होंने कहा बहुत ही रेयर है। हॉस्पिटल में भी मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रिंट आउट और ये वो रिसर्च वगैरह बच्चे के होने के बाद स्टार्ट हो गई। तो अभी तक उसके हेल्थ विजिटर्स वगैरह उसको विजिट करते हैं, देखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रखा जाता है। तो कहने का मकसद ये है, पूछने का मकसद ये है आपसे कि अभी तो 5th मंथ में लग चुकी है एप्लीकेशन, कुछ भी हमने नहीं सुना होम ऑफिस से, सिर्फ एक अप्रूवल लेटर आया है और हमारे बायोमेट्रिक्स हुए हैं, वो भी काफ़ी डिले करके आए हैं। तो मतलब कितना टाइम होम ऑफिस इसको ले सकता है, क्योंकि हस्बैंड को जॉब में भी प्रॉब्लम हो रही है। नो डाउट होम ऑफिस के लेटर्स मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, यू आर अलाउड टू कैरी ऑन विद योर प्रीवियस स्टेटस और आपको फुल टाइम जॉब दिलाओ, आप कर सकते हो। बट मोस्टली लोग जो हैं वो इस चीज़ को अपने लिए हैज़र्ड समझते हैं कि जी हम अप्रूवल लेटर को भेजें, वेरीफाई करवाएं। तो इस बिहाफ पे अब मैं लाइक मोर देन अ मंथ हो गया मेरे हस्बैंड अनएम्प्लॉयड हैं। तो कितना टाइम होम ऑफिस इस चीज़ को लेगा, और दूसरा ये कि अपील के चांसेस हमारे पास किस हद तक हैं और किस हद तक इसकी सक्सेस है, और अगर केस रिफ्यूज़ होता है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, बिकॉज बेबी इज़ एट द रिस्क अगर हम उसको लेकर जाते हैं, क्योंकि जो कंडीशन है, जो हाइजीन का लेवल है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। अगर आप इजाज़त दें, आई एम वेरी सॉरी बिकॉज आई नो आप पैशनेटली बात करिए, आपके बच्चे की बात है एंड आई फील दैट, लेकिन अगर आप प्लीज़ फ़ोन रख के टीवी पे सुन लें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं एक समराइज़ करके आपको मेन पॉइंट्स के ऊपर जवाब दे दूँ। एंड ऑफ कोर्स जस्टिफाई नहीं करेगा मेरा जवाब बिकॉज आपके इतने पैशनेट सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू। देखें, पहले मैं आसान चीज़ बता दूं बिकॉज बड़े लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब उनका केस पेंडिंग है होम ऑफिस के साथ या उनकी अपील पेंडिंग है, और आपको पता है कि अपील में आजकल एक डेढ़ साल लग रहा है, तो उनकी जॉबें चली जाती हैं बिकॉज एम्प्लॉयर कहता है कि जी मुझे तो लेटर चाहिए होम ऑफिस से। अब उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ बिकॉज मेरी ये जिरा कल एक एम्प्लॉयर के साथ हुई है। मैं उनको ये बात समझाई एम्प्लॉयर को कि लॉयर का लेटर भी इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यू। अगर आप अपनी टेटू कह रहा हूँ, अगर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी पढ़ें होम ऑफिस की, जो कहती है कि इलीगल एम्प्लॉयमेंट को किस तरह आप रोकें, उसमें आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाना है वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है एम्प्लॉयमेंट चेकिंग सर्विस से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एम्प्लॉयमेंट चेकिंग सर्विस से चेक करें कि आपका राइट टू वर्क है या नहीं। सो इन अदर वर्ड्स एम्प्लॉयर को ये, और मैं उनको वो कॉपी पेस्ट करके देता हूँ वो पॉलिसी, तो वो खामोश हो जाते हैं कि जी आप ऑनलाइन जाएँ। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सब मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का भी टाइम है और जो मैंने आंसर देना है वो डिटेल में देना है। मैं बहुत माजरत खा हूँ क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला है, आई वुड वांट टू फिनिश इट, लेकिन वो फिर हमारी जो टाइमिंग है वो ऑफ हो जाएगी बिकॉज हम लोग एवरी 20 मिनट के सेगमेंट के साथ प्रेजेंट करते हैं शो को, तो वो फिर लड़कों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर ये है कि मैं एक दफ़ा ब्रेक ले लूँ, फिर ब्रेक पे आके आई विल रीस्टार्ट द आंसर ताकि आपको ईजी लगे। अगेन थैंक्स टू हमारा
ईमेल एड्रेस आ रहा है। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं अपने केस के मतलब, तो आप बिल्कुल अपना नाम एंड टेलीफोन नंबर इस ईमेल पे भेज दें, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि जैसे ही मुझे पास टाइम हुआ आई विल गेट बैक टू यू। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑन द अदर एंड ऑफ द ब्रेक।